कमांड रीडिंग प्रमुख के तौर पर मौजूदा स्थिति पर आपकी पेशेवर राय क्या है? जनरल स्टाफ प्रमुख की विस्तृत रिपोर्ट मैंने अभी अभी सुनी है। कुल मिलाकर मैं विश्वास से कह सकता हूं कि हमारी सेना द्वारा कुर्स्क क्षेत्र से दुश्मन को सफलतापूर्वक खदेड़ने के तुरंत बाद पहल, विशेषकर रणनीतिक पहल, अब रूसी सशस्त्र बलों के हाथों में मजबूती से है। सो इस स्थिति का क्या मतलब है? हमारी सेना पूरे मोर्चे पर लगातार आगे बढ़ रही है। कुछ क्षेत्रों में तेज तो कुछ में धीमी और सुनियोजित प्रगति है। फिर भी इस संपर्क रेखा के हर बिंदु पर दुश्मन सेना पीछे हट रही है। आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की थी, आपने बताया और मैं सहमत था कि कीव सरकार को उन क्षेत्रों से सेना हटाने के प्रस्ताव दिए गए थे जो उस समय स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थे और जिनकी आबादी कीव राष्ट्रवादियों के सीधे नियंत्रण में नहीं रहना चाहती थी। उस समय तक कीव सरकार ने व्यापक किलेबंदी पर काफी संसाधन और प्रयास लगाए थे। ये रक्षात्मक चौकियां विशेष रूप से स्लावियांस्क, क्रामाटोर्स्क और कॉन्स्टेंटिनोवका के शहरी क्षेत्रों में केंद्रित थीं। वास्तव में ये पूरा क्षेत्र संघर्ष क्षेत्र का सबसे अधिक किलेबंद हिस्सा बन गया था। तो अब हम उस क्षेत्र में वर्तमान में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं। हाल ही में जनरल स्टाफ के प्रमुख, सेना समूह के कमांडर और ब्रिगेड प्रमुख सहित सभी स्थानीय कमांडरों का मैंने अपने कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। उन्होंने मुझे सेवेर्स्क पर सफल कब्जे की पुष्टि करने वाली एक विस्तृत रिपोर्ट दी, जिसे वास्तव में एक महत्वपूर्ण बस्ती माना जाता है। और उस बिंदु से हम इस शहरी समूह के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक स्लोवियांस्क की ओर बढ़ सकते हैं, जो उस स्थान से थोड़ा दक्षिण में है। पॉज। हमारी सेनाएं, आप देख रहे हैं, वर्तमान में दक्षिण लाइमन दिशा में काफ़ी सक्रिय हैं। वे वहां बहुत तेज़ी से अभियान चला रहे हैं। सैनिक पहले ही कुछ समय से इस खास मामले में पूरी तरह से लगे हुए हैं और वे अच्छी प्रगति कर रहे हैं। युद्ध इस समय भीषण रूप से जारी है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इलाका पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। एक बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा पहले से ही हमारे पूर्ण नियंत्रण में है। हालांकि हमारी सेनाओं की रणनीतिक प्रगति निश्चित रूप से जारी रहेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, कॉन्स्टेंटिनोवका इस पूरे शहरी इलाके का अहम हिस्सा है और लड़ाई वहां पहुंच चुकी है। वास्तव में कॉन्स्टेंटिनोवका का 50% से अधिक अब रूसी नियंत्रण में है। मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि इस बस्ती पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। एक बहुत अहम और निर्णायक घटना हुई, खासकर क्रास्नो आर्मिस्क पर कब्जा। यह अहम है क्योंकि क्रास्नो आर्मिस्क से रणनीतिक बढ़त मिलती है। सशस्त्र बलों का सक्षम नेतृत्व ही अंततः आगे की रणनीतिक दिशा तय करेगा, लेकिन यह वर्तमान स्थिति आगे के आक्रामक अभियानों को शुरू करने और बनाए रखने के लिए एक बेहतरीन आधार का काम करती है। और दक्षिण पूर्वोत्तर में हमें दिमित्रोव का अहम शहर मिलता है। ये जगह एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक ब्रिजहेड है और यह वर्तमान में पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। हमें ब्रुसेल्स से सीधे कुछ बहुत अहम खबर मिली है। ओह इन खास संपत्तियों को जब्त करने के उनके प्रयासों में एक बड़ी बाधा, एक साफ और निर्विवाद विफलता हुई है। कानूनी तौर पर वे उन्हें सीधे सीधे चुरा नहीं सकते, उनके लगातार प्रयासों के बावजूद। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वे इसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल चोरी शब्द शायद सबसे सटीक या सही परिभाषा न हो यह बताने के लिए कि वे इस स्थिति में क्या करना चाह रहे हैं। चोरी में छिपाव होता है ना? कोई चीज चुराते समय उसे छिपाया जाता है, पर अगर खुलेआम हो तो वो चोरी नहीं, वो डकैती है, खुली डकैती। वे ये क्यों नहीं समझते? वे इस डकैती को सफलतापूर्वक अंजाम देने में लगातार विफल क्यों होते हैं? इसका मुख्य कारण है कि इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। इस स्थिति की जड़ क्या है? ऐसा करना बेहद मुश्किल है क्योंकि उन्होंने इसे लूटने या ले जाने का इरादा नहीं बताया है। मूल विचार एक क्रेडिट बनाना है। हमारे मौजूदा संसाधनों का उपयोग करते हुए आप उन्हें लेकर सीधे अण नहीं दे सकते। इस कार्रवाई से देश के राष्ट्रीय बजट पर गंभीर परिणाम होंगे और इसमें शामिल हर राष्ट्र पर आरण का बोझ बढ़ेगा। यदि कोई संस्था ऋण देती है, भले ही वह हमारी विदेशी संपत्तियों से पूरी तरह सुरक्षित हो, तो इस लेन देन को ऐसे कार्य करने वाले देश के राष्ट्रीय बजट में सटीक रूप से दर्शाया जाना चाहिए। फ्रांस की स्थिति देखें, उनका सार्वजनिक आर्न जीडीपी का 120% है, जबकि हमारा 1700% है। हमारा वर्तमान बजटीय घाटा केवल 2.6% है और जल्द ही यह घटकर 1.6% हो जाएगा। इसके विपरीत फ्रांस का बजटीय घाटा सालाना 6% है।
तो ऊह और अब उन सभी को ऊह काफ़ी मात्रा में अतिरिक्त देनदारियां उठानी होंगी और इस तरह का बजट पास कराना बेहद मुश्किल होगा। और ये सभी कारक किसी और की संपत्ति पर अवैध कब्जे के संबंध में निर्णय लेने में निहित कठिनाई को समझाते हैं, लेकिन ऐसे कृत्य का प्रयास करने की हिम्मत करने वालों को कहीं अधिक गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह खास घटना उनकी सार्वजनिक छवि या प्रतिष्ठा को जरूरी नहीं कि बड़ा झटका दे, हालांकि यह निश्चित रूप से व्यापक यूरो क्षेत्र में मौजूदा विश्वास की पूरी नींव को कमजोर और नष्ट कर देगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में बड़ी संख्या में राष्ट्र अपने विदेशी मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखना और संग्रहित करना चुनते हैं। यूरोजोन के भीतर ही जिनके पास बड़ा वित्तीय भंडार है, जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश, अगर वे ध्यान से देखें कि क्या हो रहा है तो उन्हें गंभीर संदेह होंगे। वास्तव में उन्हें पहले से ही संदेह और गहरी चिंताएं हैं, लेकिन अहम सवाल है, अगर यह स्थिति सच में सामने आती है तो क्या होगा? आप जानते हैं, अगर कोई चीज़ अच्छी शुरू होती है तो अक्सर माना जाता है कि इसे बार बार सफलतापूर्वक दोहराया जा सकता है। लोग मान सकते हैं, यह निश्चित है कि कुछ लोग विशेष सैन्य अभियान के तरीके और यूक्रेन में नवनाजीवाद के खिलाफ घोषित लड़ाई पर खड़ी आपत्ति रखते हैं और आगे चलकर कोई और एलजीबीटी समुदाय के चल रहे संघर्ष पर अपनी गहरी असहमति जता सकता है। इस तरह की गतिविधि और कई मुस्लिम देशों में इस पर बहुत कड़े कानून हैं और इसे एक और बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कथित जब्ती संप्रभु राष्ट्रीय संपत्तियों के अवैध अधिग्रहण के लिए वे ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे? जवाब में वे शायद दूसरे बहाने ढूंढकर पलटवार कर सकते हैं। तो ये पूरी स्थिति निश्चित रूप से उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचाएगी, जिससे उनकी सार्वजनिक धारणा और प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति होगी और इससे बहुत बड़ा सीधा वित्तीय नुकसान भी होगा, जो हमारी समकालीन वैश्विक वित्तीय संरचना की जटिलताओं से अटूट रूप से जुड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी है कि वे जो कुछ भी चुराने या लेने में कामयाब होते हैं, उसे देर सवेर उन्हें हर हाल में वापस करना ही पड़ेगा। और सबसे अहम, हम अपने हितों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे, अदालत जाएंगे, हम ऐसा अधिकार क्षेत्र ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे जो मौजूदा राजनीतिक माहौल से पूरी तरह स्वतंत्र हो। तो हमारी सारी चर्चा सुनने के बाद मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर मुझे सही याद है तो लगभग एक हफ्ता पहले ही राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कथित तौर पर कुपियांस्क शहर के पास उस विशिष्ट स्टील के स्तंभ, उस लंबे खंभे के ठीक बगल में एक वीडियो सेगमेंट फिल्माया था। लेकिन कई लोग तुरंत मान गए कि ये वीडियो दरअसल फर्जी था। मुझे पूछना है, क्या ये पूरा फर्जीवाड़ा हो सकता है? ये वाकई हैरान करने वाला है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे सार्वजनिक क्यों किया ऐसे निर्णायक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण में। खैर, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि वहाँ क्या चल रहा है, पर मैं उसके काम को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर वह एक सच्चा और बेहद प्रतिभाशाली कलाकार है, इसलिए उसके किसी भी काम में कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। लोग अभी कह रहे हैं कि यह ओबेलिस्क अब पहले से बिल्कुल अलग दिखता है, लेकिन इसके बावजूद ये ओबेलिस्क मुख्य शहर से करीब 1 किलोमीटर दूर है। खैर, मैं सोच रहा हूँ कोई दहलीज पर ही क्यों खड़ा रहेगा। कृपया मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अंदर आ जाइए। अगर कुपियांस्क उनके पूरे नियंत्रण में है तो वे सीधे शहर में क्यों नहीं घुसते? और दिलचस्प बात यह है, कुछ स्वतंत्र ब्लॉगर महिलाएं किसी तरह वहां से निकल पाईं। सौभाग्य से या वे सुरक्षित थे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, आसमान मक्खियों से नहीं बल्कि यूएवी से भरा हुआ है। ये यूएवी यूक्रेनी और रूसी दोनों तरफ से हैं, जिससे पहुंचना असंभव है। उस बस्ती पर इतनी आसानी से कब्जा हो गया था। एक समय आएगा जब हमारे सैनिक क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में घिरे यूक्रेनी बलों को पूरी तरह खत्म कर देंगे। तब वे निर्णायक रूप से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। यह बहुत जल्द ही घटित होने वाला है। यह तो बस समय की ही बात है। वन इंडिया सब्सक्राइब करें। वन इंडिया ऐप लें अभी।